हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। किसके? पीसीएस और आईएएस से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल स्टेट पीसीएस और आईएएस के। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 2 है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी 1765 में। और द्वैध शासक के जनक किसको कहा जाता है? लिमोनस कार्टियस को। किसको कहा जाता है? लिमोनस कार्टियस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। चाय का व्यापार और चीन का व्यापार यह तो छोड़ दिया, बाकी सारा ही आधिपत्य समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा कथन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो कौन से कथन सही है इसमें? तो पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा जो कथन है गलत है। 1813 के चार्टर एक्ट का कंपनी द्वारा अधिकार में किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया, ये और ये दोनों सही है। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर सब समाप्त कर दिया। संबंधित नोट है 1813 के चार्टर के द्वारा नियंत्रण बोर्ड का अधीक्षण तथा नियंत्रण शक्ति को विस्तारित कर दिया गया, उसमें और विस्तार कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद की नियंत्रण में 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लाया गया था, न कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा लाया गया था। भारत का जो राजस्व था वह, तो ये क्वेश्चन जो था चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, ये तीसरा कथन गलत क्यों हो गया था? क्योंकि इसमें लिखा था कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऐसे लिखा इसलिए गलत था। क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लाया गया था। कौन से अधिनियम द्वारा? 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, ना कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा लाया गया था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। किसकी आय से? कंपनी की आय से 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी भारतीयों की शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर है 4, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की थी, बाकी सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी। किसने की थी? विजयनगरम का राजा। सी में है तमिलनाडु के पोलीगार, डी में है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी। इन तीनों ने की थी हैदराबाद के निजाम को छोड़कर, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। व्याख्या है हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जबकि 1794 में विजयनगरम के शासक ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि कंपनी ने विजयनगरम के राजा को अपनी सेना भंग कर देने तथा 1 लाख रुपए देने को विवश किया था। इसलिए इसी तरह 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश किया था। फलस्वरूप त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी ने विद्रोह कर दिया था। दक्षिण भारत के विशेषकर डिंडीगुल और मालाबार के पोलीगरों ने 1801 से 1805 के मध्य नई भू राजस्व व्यवस्था का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर है 5, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे विनियमन अधिनियम 1773 कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जो जाना जाता है, उस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और जिसको प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस कोर्ट में एक मुख्य जज और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य जज बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेज तथा भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है
सगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? कौन सी संधि में? सगोली की संधि में। तो इसमें किए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशा ने। कर्नल पेरिस ब्रेडशा ने 4 मार्च 1816 में, और ये संधि हुई थी आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति पर। नेपाल की ओर से किसने किए थे? नेपाल देश की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र ने, और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशा ने किए थे सिग्नेचर। कौन सी संधि पर? सगोली की संधि पर, जो 4 मार्च 1816 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी सगोली की संधि? 4 मार्च 1816 को। किस किस के बीच? आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के लिए हुई थी ये, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य।